कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। जब कोई कंपनी पिछले कई वर्षों से निरंतर हानियों पर चल रही हो तो ऐसी कंपनी के सामने दो ही विकल्प रह जाते हैं। या तो ऐसी कंपनी के व्यापार को बंद कर दिया जाए, कंपनी को समाप्त कर दिया जाए और उसकी संपत्तियों को बेचकर उससे जो भी वसूल हो उसे कंपनी के विभिन्न पक्षकारों में यथानुपात नियमानुसार कानून का पालन करते हुए बांट दिया जाए। और दूसरा विकल्प होता है कि कंपनी की आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिए जाए। कंपनी की आर्थिक संरचना में जब महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाते हैं तो इसे ही कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण कहते हैं। कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण तभी किया जाएगा जबकि भविष्य में जिन कारणों से कंपनी हानियों पर चल रही थी वो कारण भविष्य में समाप्त हो जाए। यानी पिछले वर्षों में जिन कारणों से कंपनी को हानियां हो रही थी भविष्य में उन हानियों के कारण ख़त्म हो जाएं तथा कंपनी जो व्यापार कर रही है उस व्यापार के लाभ में आने की संभावनाएं बन जाएं। जब कंपनी का व्यापार भविष्य में लाभ उत्पन्न करने की संभावना जता रहा हो तो ऐसी कंपनी को समाप्त नहीं करके ऐसी कंपनी की आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिए जाते हैं और ये महत्वपूर्ण परिवर्तन ही आंतरिक पुनर्निर्माण कहलाते हैं। इन परिवर्तनों में मुख्य रूप से कंपनी की जो संपत्तियां हैं वो वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य पर नज़र आती है। उनका पिछले कई वर्षों का मूल्यह्रास अपलिखित नहीं किया गया होता है तो ऐसी सभी संपत्तियों का मूल्यह्रास अपलिखित करते हुए इन संपत्तियों को उनके वास्तविक मूल्य पर लाया जाता है। साथ ही ऐसी कंपनी के चिट्ठे में P&L अकाउंट का डेबिट शेष भी संपत्ति पक्ष पर नज़र आता है। P&L अकाउंट में जो डेबिट शेष है संपत्ति पक्ष पर, इसका मतलब है ये कंपनी की वो हानियां हैं जिन्हें लाभ न होने के कारण अपलिखित नहीं किया जा सका। यानी P&L अकाउंट का डेबिट शेष वो होता है पिछले वर्षों की कंपनियों की हानियों का योग जिन्हें लाभ न होने के कारण अपलिखित नहीं किया गया हो। इन सब हानियों के शेष को अपलिखित किया जाता है। इसके अलावा अगर अदृश्य संपत्तियां भी कंपनी के चिट्ठे में संपत्ति पक्ष पर नज़र आ रही हो तो इन अदृश्य संपत्तियों को भी अपलिखित कर दिया जाता है, क्योंकि अदृश्य संपत्तियों में जैसे ख्याति, जब कंपनी लगातार हानि पर चल रही हो तो ऐसी कंपनी की ख्याति का मूल्य शून्य हो जाता है और पुस्तकों में ख्याति अगर दिखा रखी हो तो उसे भी अपलिखित कर दिया जाता है। अदृश्य संपत्तियों, लाभ हानि खाते का डेबिट शेष यानी हानियों, संपत्तियों का अपलिखित न किया गया मूल्यह्रास, इन सबको अपलिखित करने के लिए कंपनी के विभिन्न पक्षकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे त्याग करें और कंपनी के पक्षकार त्याग करने के लिए तभी सहमत होंगे जबकि उन्हें भविष्य में लाभ की संभावना हो, तभी वो इस व्यापार की हानियों को अपलिखित करने के लिए त्याग करेंगे। और सबसे अधिक त्याग की अपेक्षा की जाती है कंपनी के स्वामियों से, कंपनी के मालिकों से। और कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं कंपनी के अंशधारी। तो सर्वाधिक त्याग कंपनी के अंशधारियों से करवाया जाता है और कंपनी के अंशधारियों में भी सबसे अधिक त्याग करवाया जाता है समता अंशधारियों यानी इक्विटी अंशधारियों से। इसके बाद पूर्वाधिकार अंशधारियों से त्याग करवाया जाता है।
फिर कंपनी के अन्य पक्षकार यानी असुरक्षित ऋणों से, ऋण पत्रधारियों से, अन्य लेनदारों से, अन्य दायित्वों से, अन्य ऋणों से त्याग की अपेक्षा की जाती है। क्योंकि यदि कंपनी को आज समाप्त करके कंपनी के विभिन्न पक्षकारों में उसकी संपत्तियों को बेचकर पैसा बांटा जाए तो भी उनको उनके अंकित मूल्य के बराबर पैसा या उनके दिए गए ऋण के बराबर पैसा या उनकी पूंजी के बराबर पैसा नहीं प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में उन पक्षकारों से त्याग की उतनी अपेक्षा की जाती है कि यदि कंपनी समाप्त कर दी जाती तो उन्हें कितना मिलता, शेष राशि की कम से कम उनसे त्याग की अपेक्षा की जाती है। इन सभी पक्षकारों से त्याग करवाने के बाद इनके खातों को वास्तविक मूल्य पर ले आया जाता है, कम किए गए मूल्य पर ले आया जाता है तथा अपलिखित हानियों, संपत्तियों के अपलिखित मूल्यह्रास और अदृश्य संपत्तियों को भी अपलिखित करने के बाद संपत्ति पक्ष को भी वास्तविक मूल्यों से संपत्तियों को दिखाया जाता है। इसके बाद संपत्ति और दायित्व पक्ष पर जो भी पूंजी, दायित्व और संपत्तियां प्रदर्शित हो रही है वो उसके वास्तविक मूल्य पर प्रदर्शित होने लगेगी। ये संपूर्ण प्रक्रिया कहलाती है कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण। और कंपनियों के आंतरिक पुनर्निर्माण में इस सारी प्रक्रिया को करने के बाद कंपनी की पुस्तकों में इस प्रक्रिया से संबंधित यानी संपत्तियों को उनका वास्तविक मूल्य पर लाने की, लाभ हानि खाते के डेबिट शेष को अपलिखित करने की, अदृश्य संपत्तियों को अपलिखित करने की, इक्विटी अंशधारियों और पूर्वाधिकार अंशधारियों के त्याग की तथा कंपनी के अन्य लेनदारों व दायित्वों व ऋण पत्रधारियों के त्याग की प्रविष्टियाँ की जाती है। ये सभी प्रविष्टियाँ पूंजी कमी खाते के माध्यम से की जाती है। जब पक्षकार त्याग करेंगे तो पूंजी कमी खाता यानी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा और त्याग करने वाले पक्षकारों के संबंधित खातों को डेबिट किया जाएगा तथा इस त्याग के बाद जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के पूंजी कमी खाते के क्रेडिट पक्ष में जो राशि उपलब्ध होगी उस राशि से कंपनी की हानियों को, कंपनी के मूल्यह्रास को, कंपनी की अदृश्य संपत्तियों को अपलिखित किया जाएगा। इसके अलावा कंपनी के दायित्व पक्ष पर यदि कोई लाभ का शेष हो तो उसे भी पूंजी कमी खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सब हानियों को अपलिखित करने के बाद पूंजी कमी खाते में जो शेष बचेगा उसे पूंजी संचय खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इन सब लेखा प्रविष्टियों को करने के बाद कंपनी की संपत्तियां, कंपनी के दायित्व, कंपनी की पूंजी वास्तविक मूल्यों पर आ जाएगी, जिसे कंपनी का नया चिट्ठा बनाया जाएगा, उसमें दिखाया जाएगा। यानी आंतरिक पुनर्निर्माण से संबंधित प्रश्न को हल करने में पुनर्निर्माण के फलस्वरूप जो परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों की लेखा प्रविष्टियाँ की जाएगी और इन परिवर्तनों के बाद का नया चिट्ठा तैयार किया जाएगा।